आज हम यहाँ पर अमेरिका, ईरान और के मध्य हुए नाभिकीय समझौते का विश्लेषण करेंगे, जो कि अमेरिका ने आने के उनका जो शासनकाल था ओबामा के समय पे किया गया था। ओबामा के शासनकाल समाप्त होने के बाद ट्रम्प सरकार आती है और ट्रम्प के द्वारा इस डील से बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरा मुद्दा क्या था, इसके कारण किस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं और भारत इसको लेकर किस तरीके के रवैया अपनाता है, उन सभी पक्षों का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं ईरान के मुद्दे को। ईरान एक देश के रूप में इसकी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक आर्थिक स्थितियां कैसी हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है, भू रणनीतिक जो स्थिति है, वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अरब सागर से कैस्पियन सागर के मध्य की इसकी स्थिति है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पश्चिम, मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण देश है, जहां पर हम कह सकते हैं कि आने जाने का जो मार्ग है वो ईरान से होकर आता जाता है। और इसलिए इसकी भू जो रणनीतिक स्थिति है, व्यापार के संदर्भ से या भौगोलिक संदर्भ से, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर्थिक परिदृश्य से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के इनके पास बहुत बड़े भंडार हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के कह सकते हैं निर्यात के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम कहें ईरान पर किसी तरीके के यदि आप प्रतिबंध लगाते हैं, या फिर ईरान को हम कह सकते हैं कि व्यापार का एक हिस्सा अगर ये बना रहता है, तो उसके कारण जो होती है उसकी सप्लाई और डिमांड की पूर्ति करने में ईरान का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कच्चे तेल के दामों में गिरावट आने की स्थिति या उसके स्तर पे बहुत ज्यादा महंगाई की स्थिति, वहां पे ईरान इसे प्रभावित करता रहा है। समझने के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जब तक ईरान वैश्विक बाजार का एक हिस्सा था, तब तक की स्थितियां देखें, क्रूड ऑयल के दाम जो होते थे काफी लंबे समय तक गिर रहे थे। लेकिन जैसे ही वहां पर उसके प्रतिबंध लगते हैं, कुछ समय के पश्चात ओपेक देशों ने काफी समय तक वहां पर उस पर गिरावट रखी, लेकिन वहां पर अब धीरे धीरे इसके क्रूड ऑयल के दामों को लेकर वहां पर एक अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती। कई बार बहुत ज्यादा ऊपर, कई बार बहुत ज्यादा नीचे की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। अर्थव्यवस्था के तौर पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रतिबंधों के कारण ये धीरे धीरे जो होती है और भी यहाँ पर इसके विकास की स्थितियां प्रभावित हुई हैं। तो ये तो ईरान की भौगोलिक और रणनीतिक स्थितियों की हमने यहाँ पर बात किया। बात करते हैं कि ईरान और अमेरिका के मध्य हुए नाभिकीय समझौते को लेकर। तो सबसे पहले समझते ये है कि ये नाभिकीय समझौता किस परिदृश्य में किया गया था। मूलतः अगर आपको ये पता है कि ईरान जो है वो आपका एनपीटी पर हस्ताक्षर करता है, अर्थात एनपीटी पर ईरान ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। सन 2002 तक यहाँ पर उन्होंने एनपीटी पर ऑलरेडी हस्ताक्षर किए थे। अब ऐसा देश जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए, उस पर वर्तमान समय नाभिकीय समझौते के उल्लंघन के डील और प्रतिबंध जैसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? तो यहाँ पर कहा यह गया कि ईरान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के पश्चात वहां पर उसने परमाणु हथियारों को बनाना शुरू किया, उनके संग्रहण को लेकर यूरेनियम का संवर्धन करता रहा और धीरे धीरे उसने परमाणु कार्यक्रम मिसाइलों को बनाना शुरू किया। जब इस तरह की घटनाएं और बातें निकल कर आई तो 2006 में यहाँ पर एनपीटी के उल्लंघन करने के कारण वहां पर उस पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद और अन्य देशों के द्वारा एनपीटी के उल्लंघन करने के कारण, परमाणु हथियारों को बनाने के कारण, मिसाइल इत्यादि बनाने के कारण ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ये प्रतिबंध काफी लंबे समय तक ईरान झेलता रहा, लेकिन 2015 तक आते आते उसकी आर्थिक व्यवस्था जो थी काफी खराब हो जाती है। और इसी के दबाव के चलते 2015 में ईरान ने P5+1 देशों के साथ यहाँ पर एक समझौता किया। P5+1 वही है आपके सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, और 1 जो है यहाँ पर जर्मनी था। साथ ही साथ यहाँ पर यूरोपीय यूनियन भी इसका एक हिस्सा था। P5+1 देशों के साथ उन्होंने एक समझौता किया जिसे नाम दिया गया ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये डील का नाम था जिस पर यहाँ पर दोनों ने यहाँ पर अर्थात P5+1 प्लस ईरान ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर ईरान ने इस डील की सभी शर्तों को मान लिया था, सभी शर्तों को उन्होंने स्वीकार किया, और इसके कारण ईरान को एक बहुत बड़ा फायदा यह हुआ कि ईरान को तेल और गैस के व्यापार, वित्तीय लेन देन में यहाँ पर उसको छूट दी गई। लेकिन समझने का जो मुद्दा था कि यदि यहाँ पर ईरान ने सभी शर्तों को मान लिया था और वहां पर उसे व्यापार करने की छूट भी मिल गई थी, जिसका एक बहुत बड़ा आर्थिक परिदृश्य है वर्तमान समय में, तो ये आगे चलकर विवाद की स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई। तो विवाद की स्थितियों पर जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो समझौते किए गए थे, जो समझौता हुआ था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसकी शर्तें क्या थी। तो यहाँ पर देखिए, समझौते की पहली जो शर्त है वो थी संवर्धित यूरेनियम का 98% ईरान के द्वारा नष्ट किया जाएगा। संवर्धित यूरेनियम का मतलब होता है कि ऐसा यूरेनियम जो कि परमाणु मिसाइल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं संवर्धित यूरेनियम।
तो यहाँ पर उसको 98% नष्ट करने की बात वहां पर की गई। इसके अतिरिक्त यूरेनियम का प्रयोग करके हम बिजली का उत्पादन भी करते हैं, तो वहां पर इसके लिए दोनों के मध्य समझौता हुआ था कि 3.67% यूरेनियम संवर्धन किया जा सकता है, इसकी इजाजत दी गई ताकि वहां पर ईरान इसका उपयोग करके वो बिजली का उत्पादन कर सके। कोई भी बम या परमाणु इत्यादि के या यूरेनियम का संवर्धन 98% तक जब तक आप नहीं करेंगे उसका हम परमाणु बम नहीं बना सकते हैं। लेकिन 3.67% अगर आप उसका संवर्धन करते भी हैं तो वहां पर किसी प्रकार का आपको परमाणु बम इत्यादि बनाने के लिए आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत जरूरी पहलू था, ईरान को सेंट्रीफ्यूज की जो संख्या 19,000 थी उसके पास से कम करके 6,000 करना था। तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन होती है जो कि यूरेनियम संवर्धन के लिए प्रयोग की जाती है। उसकी जो संख्या थी ईरान के पास 19,000 थी, जिसे घटा करके 6,000 तक करना था। 6,000 इसलिए अनुमति दी गई थी क्योंकि यहाँ पर आपको बिजली का उत्पादन भी करना था। दूसरी एक पॉइंट और यहाँ पर समझ लीजिए कि हर एक देश परमाणु कार्यक्रम के तहत अपने अपने देशों में परमाणु बम को बनाता है, अब मिसाइल इत्यादि बना रहा है। तो यहाँ पर 6,000 जो संख्या वहां पर छूट दी गई थी उसका तात्पर्य इतना था कि ईरान अपने कार्यक्रम को बनाए या संचालित करे, लेकिन वहां पे जो उसकी स्पीड थी 19,000 के बजाय 6 अर्थात 1/3 कर देना, अर्थात उसकी स्पीड को कम कर देने की जो मंशा के तहत यहाँ पर ये प्रतिबंध आपके लगाए गए। इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पर पॉइंट इसके अंतर्गत रखा गया था कि अंतरराष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी जो होती है ईरान के नाभिकीय परमाणु कार्यक्रम स्थलों का कभी भी निरीक्षण कर सकती है। इसको भी यहाँ पर इस समझौते की शर्त के रूप में यहाँ पर डाला गया। और अंतिम चीज ये भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया कि ईरान पर हथियार खरीदने पर 5 साल और कोई भी मिसाइल इत्यादि खरीदने पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये क्या थी, इसकी शर्तें थी जो कि यहाँ पर ईरान ने स्वीकार कर ली थी। यहाँ पर ईरान ने अपनी आर्थिक स्थिति की दबाव के कारण वहां पर उसने अपने यूरेनियम कार्यक्रम परमाणु कार्यक्रमों पर यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय नियमों को जो कि यहाँ P5+1 देशों ने बताया था उसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद इतनी कठिन शर्तों को स्वीकार करने लेने के बावजूद भी यहाँ पर अमेरिका इस डील से बाहर क्यों निकल जाता है? ट्रंप आने के पश्चात इस डील को यहाँ पर नाकारा बताकर इससे बाहर क्यों निकलते हैं? तो समझ लेते हैं यहाँ पर इस डील में अमेरिका के बाहर निकल जाने के पक्ष क्या हैं। अमेरिका ने सबसे पहली जो चीज यहाँ पर बोली थी, ट्रंप जो आते हैं कहते हैं कि ईरान नाभिकीय हथियारों का यहाँ पर बना रहा है। वो अपने स्तर पर ईरान जो होता है यहाँ पर इस डील के पश्चात भी वहां पर नाभिकीय हथियारों को चोरी छुपे अंतरराष्ट्रीय निगरानी से बचते हुए वो परमाणु कार्यक्रमों मिसाइलों इत्यादि का वहां पर लगातार परीक्षण कर रहा है। भूमिगत स्थल बना करके वहां पर वो लगातार इसमें कार्यरत है। दूसरी चीज यहाँ पर इसका विवाद का एक कारण था जो उसको अमेरिका नहीं मानता, वो कहता था कि इसका सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज क्या था? सनसेट क्लॉज में यह था कि 2025 के पश्चात ईरान परमाणु कार्यक्रमों में छूट मिल जाएगी, अर्थात 2025 का समयावधि समाप्त होने के बाद 2015 में यह संधि हुई, अगले 10 साल के पश्चात था 2025 तक यहाँ पर ईरान वापस से अपने परमाणु कार्यक्रमों को धीरे धीरे करके प्रारंभ कर सकता है। इसके अतिरिक्त इसी डील में कुछ ऐसी भी चीजें थी, ऐसी जो शर्तें थी जो इसमें शामिल की गई थी, वो शर्तें 10, 15 और 25 साल के अंतराल में इस डील की कई सारी जो शर्तें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ईरान का मंशा, शायद अमेरिका की मंशा ये थी कि ईरान पर ये प्रतिबंध हमेशा बने रहें, जो कि ट्रंप कहता है कि शायद उनका यहाँ पर देखिए तो 10, 15 और 25 साल अर्थात एक देश पर 2040 तक 50 तक यहाँ पर अगर प्रतिबंध लगा कर रखते हैं तो काफी पीछे वैसे भी हो जाता है। तो वहां पर उनकी मंशा शायद यहाँ पर इसको हमेशा लाइफ टाइम के लिए लगाने की रही होगी। और ये एक तर्क दिया गया कि ईरान यहाँ पर सही नहीं कर रहा है, इसकी जो शर्तें हैं वो कहीं ना कहीं अगले कुछ सालों में समाप्त हो जाएंगी। उसके पश्चात ईरान लगातार परमाणु कार्यक्रमों मिसाइल को बनाएगा और उससे जो होती है वैश्विक अशांति की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त इस डील में कुछ चीजों को और भी यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया, जैसे कि यहाँ पर मध्य पूर्व की विदेश नीति ईरान की और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जो ईरान का है उसके बारे में कोई भी जिक्र इस डील के अंतर्गत नहीं किया गया था, जो कि अमेरिका कह रहा था कि इस डील के अंतर्गत इसका भी यहाँ पर जिक्र किया जाना चाहिए था, इसको भी अंकित किया जाना चाहिए था कि ईरान अपनी मध्य पूर्व की विदेश नीति के अंतर्गत कैसी रणनीति अपनाएगा, वहां पर कैसी पॉलिसीज लेकर चलेगा, किस तरीके के संबंधों को विकसित करने पर जोर देगा, क्या क्या उनके साथ व्यापारिक स्थितियां रखेगा, और साथ ही साथ उसके बैलिस्टिक मिसाइल जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से वो संचालित कर रहा है, इसकी जानकारी इसमें नहीं दी गई थी। इस कारण से भी वहां पर अमेरिका इससे पीछे हटना चाह रहा था। इसके अतिरिक्त अमेरिका सिर्फ अकेला स्वयं ये चीज नहीं चाहता था, बल्कि इजराइल और सऊदी अरब जो कि उसके बहुत
घनिष्ठ मित्र हैं और साथ ही साथ ईरान के आसपास जो भौगोलिक स्थितियां वहां पर ये देश बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कारण से इजराइल और सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि ये जो आपकी संधि हुई है, इस संधि के तहत यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अमेरिका इससे बाहर निकले और इसे समाप्त किया जाए। इन सारी जो तर्क दिए गए अमेरिका इस डील से बाहर निकलने के लिए, उसने ये सारे यहाँ पे तर्क रखे। इन तर्कों को एट द लास्ट यहाँ पर IAEA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने नकार भी दिया था। उसने कहा था, स्पष्टीकरण दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि ईरान के द्वारा इस डील का किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। लेकिन एट द लास्ट अमेरिका अपने सारे पक्षों को रखते हुए इस डील से बाहर निकलता है। जब अमेरिका इस डील से बाहर निकलता है तो इसका वैश्विक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी समझ लीजिए, ये भी आप जान लीजिए कि यहाँ पर यदि अमेरिका इस पक्ष से बाहर निकलता है तो उसको यहाँ पर किस तरीके से आप देखते हैं। अमेरिका इस डील से बाहर निकलता है तो ऐसा नहीं कि अमेरिका को ही इससे नुकसान है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके कई अलग अलग गुट और कई अलग अलग तरीके के प्रभाव देखने को मिले। सबसे पहली चीज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। ईरान का एक अलग मुद्दा, वहां पर ईरान अपना पक्ष लेकर बैठता है। दूसरी तरफ आपका चीन, रूस जैसे जो देश हैं वो अमेरिका को पीछे ढकेलने के चक्कर में वहां पर ईरान के साथ आ जाते हैं। भारत पर उसके अलग तरीके के प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि भारत, ईरान और अमेरिका दोनों के साथ उसके संबंध विकसित हो रहे होते थे। दूसरी तरफ अमेरिका जो होता है, जिसके ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अच्छे संबंध थे, वो भी यहाँ पर अमेरिका का साथ नहीं देते हैं। वो भी अमेरिका के उलट जो होते हैं ईरान का यहाँ पर साथ देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर हम देखें तो सभी जो इस गुट के जो सदस्य थे, इस डील के सदस्य थे, वो उनके साथ साथ इसके सदस्य जो नहीं थे उनको भी यहाँ पर एक तनावपूर्ण स्थिति में यहाँ पर देखा गया। यहाँ पर दूसरी जो चीज है, रूस और चीन व यूरोपीय देशों ने इस डील को स्वीकार कर लिया। अमेरिका इस डील से सिर्फ बाहर निकला, ये डील समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ये डील थी P5+1 की डील थी, तो सिर्फ अमेरिका इससे बाहर निकलता है। इसके अतिरिक्त जो बाकी जो सदस्य थे वो इस डील को वैसे भी स्वीकार करते हैं और इसको आगे यहाँ पर मान्यता देने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही कहा कि अमेरिका यदि यहाँ पर किसी तरीके के प्रतिबंध लगाता है तो वो प्रतिबंध ऐसे होते हैं कि आपको आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये दबावकारी एक नीति बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश नहीं मानता है इन तरह के प्रतिबंधों को, वो उनके साथ भी व्यापार नहीं करता है। तो इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव की स्थितियां देखी गई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, भारत की भी यहाँ पर आर्थिक और कूटनीतिक हित यहाँ पर प्रभावित हुए। ईरान के साथ जो संबंध थे वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। क्या वहां पर विश्लेषण है वो भारत का हम अलग से यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ईरान में जो निवेश करने वाली जो कंपनियां थी उनको बहुत नुकसान हुआ। जब ये डील हुई, P5+1 की जो डील हुई, वहां पर उसके बाद क्योंकि ईरान एक पूरा मार्केट खुल गया और ईरान एक काफी बड़ी संख्या और उसके पास प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम क्रूड के अच्छे खासे भंडार थे, जिसके कारण वहां पर अन्य देशों की कंपनियों में निवेशी कंपनी ने काफी निवेश किया। लेकिन वहां पर जैसे ही ये बात निकल कर आई, उनका सारा का सारा निवेश वहां पर खराब हो गया, वो कंपनियों को काफी नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त वैश्विक गुटबाजी की स्थितियां भी देखने को मिलने लगी कि चीन और रूस जो होते हैं ईरान के पक्ष में आए और दूसरी तरफ इजराइल, सऊदी अरब, अमेरिका अपने एक पक्ष में आ गए। कुछ ऐसे भी देश हैं तो दोनों के यहाँ पे इस गुटबाजी में यहाँ पर फंस के रह गए। तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की स्थितियां कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिली, जो अगले कई सालों तक यहाँ पर कई तरीके के प्रतिबंधों के कारण नुकसान वैश्विक व्यापार को देखने को मिला। अब बात करते हैं कि भारत का नजरिया कैसा रहा, भारत इससे किस तरीके से यहाँ पर प्रभावित होता है। भारत के संदर्भ से यदि हम बात करें तो ईरान जो है जब तक प्रतिबंध नहीं लगा था, भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, क्रूड ऑयल का आपूर्तिकर्ता के तौर पर ईरान तीसरा सबसे बड़ा देश था। इसके अतिरिक्त जो प्रतिबंध लगे वो उसके क्रूड ऑयल पर लगे और उसके कारण भारत में जो आयात करता था भारत क्रूड ऑयल, वो महंगा हो गया, क्योंकि ईरान से उसे जो होता है पास पड़ता था और उसका जो ट्रांसपोर्ट था वो इजी होता था, रुपए में लेन देन होने के कारण उसे सस्ता पड़ता था। दूसरी तरफ जब क्रूड ऑयल यहाँ पर उसके लिए महंगा पड़ा तो भारत के चालू घाटे पर यहाँ पे दबाव बढ़ा और उसके कारण भारत का जो करंट अकाउंट था, करंट अकाउंट डेफिसिट वहां पर उसका बढ़ने लगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हुई। इसके अतिरिक्त भारत की जो रणनीतिक स्थितियां थी उस पर भी इसका दबाव पड़ता हुआ दिखाई दिया। ये तो हम बात की भारत की आर्थिक स्थितियों पर किस तरीके के दबाव पड़ते हैं, साथ ही यहाँ पर भारत के कूटनीतिक राजनीतिक संबंध भी प्रभावित हुए। जैसे कि भारत की एक प्लान थी कि वो ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक पहुंच को सुनिश्चित कर पाएगा, लेकिन ईरान पर प्रतिबंध के साथ साथ चाबहार के प्रयोग पर भी वहां पर किसी प्रकार की अस्पष्टता होने के कारण यहाँ पर आपके नए प्रतिबंधों से भारत का यह हित यहाँ पर प्रभावित हुआ। कहीं ना कहीं वो कार्य रुके हुए हैं, उन कार्यों के कारण वर्तमान समय में एक नई परिस्थिति देखने को मिली, जिसमें यहाँ पर
चीन और ईरान के संबंधों को नए स्तर पर देखा गया। चीन जो होता है ईरान में नए विकासिक स्थितियां, नए निवेश को वहां पे प्राथमिकता दे रहा है, चाबहार बंदरगाह को भी सौंपने की वहां पर बात कर रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तर दक्षिण जो ट्रांजिट कॉरिडोर था वो भी कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। जो मॉस्को से मुंबई तक का भारत का मार्ग था वो चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान होते हुए जा रहा था, वो भी यहाँ पर इसके कारण प्रतिबंध जो होता है बाधित हुआ है। तो भारत को यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके के प्रतिबंधों के कारण काफी सारे आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत क्या कर सकता है? भारत की कूटनीतिक स्थिति यहाँ पर क्या है? भारत क्या करना चाहिए? ईरान के साथ उसके संबंधों को कैसे लेकर आगे बढ़ना है और अमेरिका के साथ कैसे लेकर बढ़ना है? तो अगर देखें तो यहाँ पर भारत बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ एक मध्यस्थता की स्थिति अपना सकता है। एक ऐसा कह सकते हैं कि अपनी विदेश नीति की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर सकता है। पहले बात करते हैं ईरान के संदर्भ में। यदि हम देखें तो ईरान भारत के लिए भू रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने पहले भी कहा कि भारत के लिए किसी चीज का, तेल का, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का या गैस का आयात करना ईरान सस्ता पड़ता है। चाबहार बंदरगाह का प्रयोग करके वो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सकता है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो उसी के माध्यम से होकर बनने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका ईरान अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। दूसरी तरफ ईरान का ऐसा नहीं कि भारत के जो संबंध है वर्तमान समय में ईरान के साथ विकसित हुए हैं। भारत और ईरान के जो संबंध हैं वो सांस्कृतिक तौर पर भी यहाँ पर काफी पहले समय से भी विकसित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इसके कारण भारत और ईरान के जो संबंध है काफी घनिष्ठ हैं, बेहतर हैं। तीसरा जो पॉइंट है हम यहाँ पर ये भी रख सकते हैं कि भारत ईरान जो होता है नए संबंधों के विकास को अमेरिका से इतर नए जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं इससे इतर एक मध्यस्थता की भूमिका का प्रयास कर सकता है। भारत ईरान और अमेरिका के मध्य जो विवादित स्थितियां इनको समाप्त करने के लिए एक मध्यस्थ की भूमिका निभा इसलिए सकता है क्योंकि हाल फिलहाल भारत के अमेरिका के साथ संबंध बेहतर हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान जो होता है भारत का बहुत लंबे समय से अच्छा दोस्त रहा है और वहां पर उसके घनिष्ठ संबंध भी रहे हैं और इस कारण से भारत कहने की एक ऐसी स्थिति में है जहां ईरान और अमेरिका के मध्य जो विवादित स्थितियां उनको समाप्त करने के लिए वो एक मध्यस्थता की भूमिका को भी निभा सकता है। कारण और भी स्पष्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि अगर हम देखें तो अमेरिका को भारत की जरूरत है। कहाँ जरूरत है? अमेरिका के लिए भारत एशिया में चीन को संतुलित करने के लिए बहुत जरूरी है और ऐसी स्थिति में जहां भारत के हित प्रभावित होंगे वहां अमेरिका भी यहां पर साथ दे और जहां भारत को जरूरत पड़ेगी वहां अमेरिका साथ दे, जहां अमेरिका को जरूरत पड़ेगी वहां भारत साथ दे। इसलिए भारत भी यहां पर अपनी स्थिति को ज्यादा क्लियर रखते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए वहां पर अमेरिका के साथ बातचीत करके ईरान पर लगे प्रतिबंधों को ढील करके उसे नई डील के तहत उसमें सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही विश्वासगत स्थितियों को शामिल करते हुए भारत जो भी डील हुई थी उसको आगे बढ़ा सकता है और भारत भी इस डील में कहीं ना कहीं सम्मिलित होकर इसे और भी बेहतर कर सकता है। ये तो बात हो गई यहाँ पर ईरान के पक्षों की बात करते हैं। यहाँ पे साथ साथ अगर हम अमेरिका के पक्षों की भी बात करें तो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, भारत अमेरिका के संबंध वैश्विक शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर दक्षिण चीन सागर के जो विवाद है, हिंद महासागर की जो स्थितियां हैं, चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है, ऐसी स्थिति में भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं जिस तरीके से बेहतर हुए हैं वहां पर दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। चीन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर भारत का अमेरिका के साथ होना और अमेरिका का भारत का साथ चाहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त भारत एक और पॉलिसी यहाँ पर अपना के चल सकता है, जैसे कि भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के साथ एक ही समय पे कूटनीतिक और राजनयिक संबंध को लेकर चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन भारत के जो संबंध है वो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अच्छे हैं। ठीक इसी पॉलिसी का यहाँ पर भी भारत अपना सकता है कि अमेरिका और ईरान के मध्य आपस में विवाद होते हुए भी भारत अपनी विदेश नीति के तहत अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंधों को लेकर चल सकता है और ईरान के साथ भी अपने संबंधों को यहाँ पर आगे लेकर चल सकता है और इसके लिए वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए राष्ट्रीय हित में यहाँ पर दोनों ही देशों के साथ संबंधों को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भारत की अपनी विदेश नीति में अमेरिका और ईरान दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों के लिए वहां पर एक मध्यस्थता की भूमिका के तहत, शांतिपूर्ण रवैये के तहत वहां पर कार्य मध्यस्थता की भूमिका निभाए। अन्यथा की स्थिति में वहां पर वे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत दोनों ही देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हित में यहाँ पर मजबूत राजनयिक और कूटनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है। दोनों ही देश उसके लिए अलग अलग दृष्टिकोण से जरूरी हैं। जहां हिंद महासागर
और दक्षिण चीन सागर में चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका का साथ चाहिए। वहीं पर पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और साथ ही साथ आपके यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करने के संदर्भ से भारत को ईरान का साथ चाहिए। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यहाँ पर यह स्थिति ऐसी बनती है कि भारत अपने संबंधों को यहाँ पर एक स्वतंत्र विदेश नीति के तहत संचालित कर सकता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर इस टॉपिक का विश्लेषण किया है, आपने यहाँ पर देखा कि भारत, अमेरिका और ईरान का जो त्रिपक्षीय संबंध है वो कई सारे अलग अलग स्तरों से होकर गुजरा है और यहाँ पर भारत को अपनी विदेश नीति कैसी रखनी चाहिए। ठीक है।